धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम जैव भूगोल या बायो जोग्राफी में कई पॉइंट्स के बारे में पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। हमने जो इस बार टॉपिक लिया है पिछली कक्षा में वो था बायोडाइवर्सिटी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जैव विविधता के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। भौगोलिक दशाओं में भिन्नता के कारण जैव जीव जंतुओं में स्थानीय स्तर से लेकर विश्व स्तर तक विविधता पाई जाती है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से जैव विविधता तीन प्रकार की हो सकती है। पहली है स्थानीय जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी ऑफ लोकल लेवल। किसी भी स्थान पर मिलने वाले प्राणी एवं पादपों की संख्या एवं विविधता को स्थानीय जैव विविधता कहते हैं। उच्चावच, जलराशियाँ, तापमान, वर्षा, समुद्र से निकटता, मृदा संरचना, मानवीय हस्तक्षेप इत्यादि कारक स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। ये विविधता किसी क्षेत्र में जातियों की समृद्धि को व्यक्त करती है। भिन्न भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में जातियों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन करने में स्थानीय विविधता सहायक होती है। इसे अल्फा विविधता या अल्फा डाइवर्सिटी भी कहते हैं। भौगोलिक दशाओं में स्थानीय भिन्नता के कारण ही एक प्रदेश में स्थानीय स्तर पर जैव विविधता में विषमता पाई जाती है। भारत में मुख्यतः मानसूनी जलवायु है, किंतु पर्वतीय, पठारी, मैदानी व समुद्र तटीय भागों में पर्याप्त जैविक विभिन्नता मिलती है। राजस्थान में अरावली पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती का पठार व थार मरुस्थल की जैव विविधता में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र जितना छोटा होता जाएगा, स्थानीय भिन्नताओं का प्रभाव उतना ही बढ़ता जाएगा। दूसरी प्रकार की जो भिन्नता होती है वो कहलाती है राष्ट्रीय जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी ऑफ नेशनल लेवल। विश्व स्तर पर किसी एक ही जीवों में सम्मिलित होते हुए भी विभिन्न राष्ट्रों की जैव विविधता में अंतर पाया जाता है। प्रादेशिक भिन्नता के कारण ये अंतर स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ इथोपिया एवं युगांडा दोनों ही राष्ट्र इथोपियन प्राणी भौगोलिक प्रदेश में सम्मिलित है, किंतु दोनों की जैव विविधता में अंतर है। राष्ट्रीय जैव विविधता का विस्तार एक राष्ट्र की सीमा तक माना जाता है। किसी राष्ट्र या बड़े क्षेत्र की जैव विविधता को बीटा विविधता या बीटा डाइवर्सिटी भी कहते हैं। तीसरी प्रकार की जो विविधता है वो कहलाती है वैश्विक जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल लेवल। पृथ्वी पर जीव जंतुओं व पादपों की लगभग 50 लाख जातियाँ जो ज्ञात हैं। विश्व स्तर पर भौगोलिक दिशाओं में भिन्नता के कारण जीव जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसे जलवायु कटिबंधों के आधार पर अनेक जीव वैज्ञानिकों ने प्रदेशों में बांटने के प्रयास किए हैं। विभिन्न प्राणी भौगोलिक प्रदेश एवं जीवों वैश्विक जैव विविधता को दर्शाते हैं। विश्व स्तर की जैव विविधता को गामा विविधता या गामा डाइवर्सिटी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वृहद जैव विविधता एवं भारत के बारे में। मेगा डाइवर्सिटी एंड इंडिया। विश्व के ऐसे आवास जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है वृहद जैविक विविधता वाले क्षेत्र या मेगा डाइवर्सिटी एरिया कहलाते हैं। वेविलोव ने किसी जाति के सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता वाले केंद्र के लिए सर्वप्रथम मैंगानीज का शब्द का प्रयोग किया। जुकोवस्की ने विश्व में 12 ऐसे क्षेत्र बताए। भारत सहित वृहद जैव विविधता वाले 12 राष्ट्रीय मेगा डाइवर्सिटी नेशंस हैं। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, मेक्सिको, ज़ायरे, मेडागास्कर, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया। प्राय जिस देश में विश्व औसत की तुलना में पादप व प्राणियों की संख्या अधिक पाई जाती है वृहद विविधता वाला राष्ट्र कहलाता है। विश्व के 3 प्रमुख जैव भौगोलिक परिमंडलों इंडोमलायन, यूरेशिया तथा अफ्रोट्रॉपिकल के मिलन स्तर पर स्थित भारत जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न राष्ट्रों में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पादपों की 46,000 ज्ञात जातियाँ पाई जाती है जो विश्व का लगभग 12% है। पुष्पी पादपों की 16% जातियाँ यहाँ पर मिलती है और भारत में जंतुओं के भी काफ़ी विविधता पाई जाती है। यहाँ 81,000 जंतु जातियाँ मिलती हैं। भारत की वृहद जैविक विविधता के लिए उत्तरदायी कारक निम्न प्रकार से हैं। ये है स्थिति एवं सीमाएं। पहला, उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में 3 और विस्तृत समुद्र भारत की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। इसका सुदूर दक्षिणी छोर भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर है।
उत्तरी गोलार्ध में 3 जैव भौगोलिक परिमंडलों के मध्य स्थिति के कारण संक्रमण क्षेत्र में अत्यधिक विविधता है। भूमध्य रेखा के निकट स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा है विस्तार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। पूर्व से पश्चिम की ओर 2,933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर 3,214 किलोमीटर विस्तार है, जिसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ऐसे विशाल राष्ट्र में वृहद जैव विविधता का पाया जाना स्वाभाविक है। तीसरा पॉइंट है जलवायु। जैव विविधता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है। प्रकृति का वरदान है कि विश्व की सभी प्रमुख जलवायु दशाएं भारत के किसी न किसी भाग में अवश्य पाई जाती हैं। हिमालय क्षेत्र में टुंड्रा तुल्य शीत जलवायु, थार मरुस्थल में सारा तुल्य जलवायु, दक्षिण के तटवर्ती भागों में भूमध्य रेखीय जलवायु तथा उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु स्थितियाँ मिलती हैं। एक और 50 डिग्री सेंटीमीटर तक उच्च तापमान वाले क्षेत्र हैं, तो दूसरी ओर हिम आच्छादित क्षेत्र भी हैं। कहीं वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर तो कहीं 25 सेंटीमीटर से भी कम है। जलवायु की विविधता के कारण यह वनस्पति व जंतुओं की विभिन्न जातियाँ विकसित हुई। चौथा पॉइंट है उच्चावच। भारत के विस्तृत धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी प्रमुख स्थल रूप देखे जा सकते हैं। उत्तर में विशाल की सर्वाधिक ऊंची चोटी हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, मध्य में विशाल मैदानी भाग स्थित है। उच्चावच की भिन्नता का प्रभाव जलवायु एवं वनस्पति पर पड़ता है। उच्चावच की समरूपता वाले देशों की तुलना में विषम उच्चावच वाले देशों में जैव विविधता अधिक मिलती है। मृदा। उच्चावच भूगर्भिक संरचना से जलवायु में भिन्नता का प्रभाव मिट्टियों पर पड़ता है। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इनमें रंग, खनिज व जैविक अंश की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता मिलती है। उत्तर के मैदान में तटवर्ती भागों में कांप मिट्टी, महाद्वीपीय भाग में काली मिट्टी व लाल मिट्टी, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में लिथोसोल मिट्टियाँ और पश्चिमी मरुस्थल में बलुई मिट्टी का विस्तार है। मृदा की संरचना एवं उर्वरता का प्रभाव वनस्पति पर अत्यंत प्रभावी रूप से पड़ता है। समुद्र से निकटता। समुद्र से दूरी का प्रत्यक्ष प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। समुद्र तटीय भागों में अधिक नमी व कम तापांतर के कारण विशिष्ट प्रकार के पादप व प्राणी पाए जाते हैं। विभिन्न द्वीप समूहों सहित भारत की तटरेखा 7,517 किलोमीटर लंबी है। उत्तर भारत समुद्र तल से काफ़ी दूर होने का कारण समुद्री प्रभाव से मुक्त होता है। इस प्रकार हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार विभिन्न कारकों का प्रभाव पादपों की जैविक विविधता पर पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के तप्त स्थल। विश्व के ऐसे स्थान जहाँ सर्वाधिक विविधता मिलती हो या निरंतर घट रही क्षेत्र विशेषी जातियों का भाल्य है हो, तो वहाँ जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र या तप्त स्थल कहलाते हैं। तप्त स्थल की अवधारणा सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर ने 1988 में प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य दुर्लभ है क्षेत्र विशेषी जातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके आवास और संरक्षण की दृष्टि से उनको प्राथमिकता देना है। तप्त स्थलों को ज्ञात करने के 2 आधार हुए हैं। पहला, क्षेत्र विशेषी पादप व प्राणी जातियों की संख्या अधिक हो जो कि अन्यत्र नहीं पाए जाते हो और इन आवासों पर आसन संकट को देखते हुए नष्ट होने की आशंका हो। प्राथमिकता के आधार पर विश्व के ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया गया जहाँ अनेक जातियाँ संकटग्रस्त हो गई हैं। संरक्षण की दृष्टि से विश्व स्तर पर से 20 तप्त स्थलों को चिन्हित किया गया, जिनमें 12 उष्णकटिबंधीय वनों के क्षेत्र हैं। वृहद जैविक विविधता वाले राष्ट्रों तथा तप्त स्थलों में विश्व की लगभग 70% जैव विविधता उपस्थित है। समस्त तप्त स्थल विश्व भूभाग के मात्र 1.4% भाग पर ही विस्तृत हैं। विश्व के प्रमुख तप्त स्थल हैं मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया का पुष्पी पादप प्रदेश, कोलंबिया, चोको, पश्चिमी इक्वेडोर, पश्चिमी अमेजोनिया की उच्च भूमि, ब्राज़ील के अटलांटिक तटीय वन, मध्य चिली, आइवरी कोस्ट, पूर्वी अफ्रीका वन क्षेत्र, तंजानिया और केनिया, पूर्वी मेडागास्कर, केप पुष्पी पादप, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, प्रायद्वीपीय मलेशिया, उत्तरी बोर्नियो, फिलीपींस, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलिडोनिया। आज हमने जैव विविधता के जो प्रमुख तप्त स्थल थे उनके बारे में पढ़ा। कल हम भारत के तप्त स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।